हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज मैं आपके लिए न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इस टॉपिक को मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। तो आप लोग पेन कॉपी निकाल लीजिएगा और नोट्स बनाने के लिए रेडी हो जाइए। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा पहला कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, तो जब हम काउंटिंग करेंगे एफपीसी के थ्रू तो उस केस में हमारे पास दो रूल्स अवेलेबल होंगे, एक होगा मल्टीप्लिकेशन रूल और दूसरा होगा एडिशन रूल। ठीक है ना, बात ये आती है कि काउंटिंग के लिए कब मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ होगा और कब एडिशन रूल यूज़ होगा। ठीक है ना, तो चलिए वन बाई वन उस चीज़ को भी अपन पढ़ लेते हैं कि कब मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ होता है। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है ये। इफ एन इवेंट E1 कैन अकर इन m different ways following which another event E2 can occur in n different ways, then both the events E1 and E2 can occur in a definite order by m into n ways। ठीक है ना, जैसे मान लो कोई काम कर रहे हैं अपन, पहले एक काम किया फिर दूसरा काम किया और दूसरा जो है पहले पर डिपेंड कर रहा है, जब पहला हो जाएगा तब दूसरा होगा। ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा, एक ऑर्डर आ जाएगा उनमें। ठीक है, तो जब ऑर्डर की बात होगी, जब दो काम ऑर्डर में होंगे तो उस केस में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन रूल एप्लीकेबल होगा आपका। ठीक है, जैसे देखिए मैं आपको एक फिगर के थ्रू समझाता हूँ। मान लो कोई इवेंट E1 है, इसने क्या बोला है कि इवेंट E1 कैन अकर इन m डिफरेंट वेज। तो एक तरीका हमारा ये है, एक तरीका ये है इवेंट E1 के होने का, दूसरा तरीका ये है। ठीक है ना, ऐसे ये m-1 तरीका है। ठीक है, और ये mth वे ऑफ अकरिंग इवेंट E1। ठीक है, तो इवेंट E1 टोटल कितने डिफरेंट तरीके से हो रहा है, m डिफरेंट वेज से। ठीक है, ओके, तो पहले E1 होगा फिर उसके बाद में यहाँ पे E2 होगा। तो मान लो ये एक तरीका है इवेंट E1 के होने का। फिर जैसे इवेंट E1 हो गया फिर उसके बाद में इवेंट E2 होगा, तो उसके कितने तरीके होंगे, डिफरेंट एंड डिफरेंट वेज होंगे उसके। ठीक है ना, इस केस में भी टोटल कितने डिफरेंट वेज हो जाएंगे, एंड डिफरेंट वेज। ठीक है, और इस केस में भी एंड डिफरेंट वेज, और इस केस में भी मान लो इवेंट E1 इस तरीके से हुआ। ठीक है, तो उसके बाद E2 के होने के कितने तरीके हैं, एंड डिफरेंट वेज। बात समझ में आई आपके। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच बोथ द इवेंट्स E1 एंड E2 कैन अकर इन अ डेफिनिट ऑर्डर। तो n प्लस एन प्लस एन प्लस अप टू एन, तो ये एन कितनी बार ऐड होगा। देखिए मान लो इवेंट E1 इस तरीके से हुआ तो वहां पे E2 के होने के कितने तरीके हैं, एन डिफरेंट वेज। ठीक है, मान लो इवेंट E1 इस तरीके से हुआ तो यहाँ पर भी एन डिफरेंट वेज आएंगे। ठीक है ना, और मान लो इवेंट E1 इस तरीके से हुआ, यहाँ पर भी कितने डिफरेंट वेज आएंगे, एन डिफरेंट वेज। और अगर मान लो इवेंट E1 इस तरीके से हुआ तो इस केस में भी E2 के होने के कितने डिफरेंट वेज हैं, एंड डिफरेंट वेज। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अकरिंग इवेंट्स E1 एंड E2 इन अ डेफिनेट ऑर्डर। डेफिनेट ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि पहले E1 होगा उसके बाद E2 होगा। ठीक है, तो टोटल वेज हो जाएंगे आपके m इंटू एन वेज। ठीक है, तो ये होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो बेसिकली हम क्वेश्चन का आंसर अपन क्या करते हैं, डायरेक्टली इस स्टेज पे जाते हैं और सीधे आंसर लिख देते हैं। ठीक है, और ये होती है आपकी एक्चुअल काउंटिंग। क्या होती है, ये एक्चुअल काउंटिंग है। और इस स्टेप पे डायरेक्ट जाना मतलब आपने एफपीसी से आंसर किया है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। ठीक है ना, तो ये एक्चुअल काउंटिंग हो गई और ये जो रिजल्ट निकल के आया है जिसको अपन क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज करेंगे। ठीक है, तो ये होगा आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्लियर, तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन जनरल रेड पेन से हेडिंग डालेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, लेट E1 E2 E3 EN आर एन इवेंट्स। ठीक है, मान लो हमारे पास E1 E2 E3 EN एन इवेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे इवेंट E1 कैन अकर इन M1 डिफरेंट वेज, E2 कैन अकर इन M2 डिफरेंट वेज एंड EN कैन अकर इन MN डिफरेंट वेज। ठीक है, अब मान लो ये जो इवेंट्स है अपने पास E1 E2 E3 EN, ठीक है ना, एक डेफिनेट ऑर्डर में होती हैं। पहले जैसे E1 हुआ फिर E2 होगा फिर E3 फिर E4 फिर अप टू EN। इस तरीके से ये सारे इवेंट्स अगर डेफिनेट ऑर्डर में होंगे तो टोटल कितने डिफरेंट वेज से ये इवेंट्स हो सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए नाउ द टोटल नंबर ऑफ वेज
ऑफ अकरिंग एन इवेंट्स, कौन से, E1 E2 E3 अप टू En इन अ डेफिनेट ऑर्डर, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, इवेंट E1 के होने के कुल कितने तरीके हैं M1, E2 के होने के टोटल वेज कितने M2 और En के होने के टोटल वेज कितने Mn, ठीक है। तो ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब इवेंट्स हमारे एक ऑर्डर में अगर होंगे तो उस केस में क्या होगा, उनके जो इंडिविजुअल वेज हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। इन विच केस व्हेन द इवेंट्स अकर इन अ डेफिनेट ऑर्डर, ओके। चलिए अब देखिए क्वेश्चन लेते हैं अपन। जैसे यहाँ पे टाउन T1 है, ये टाउन T2 है और ये टाउन T3 है, ओके। तो T1 से T2 पे जाने के कितने रूट्स हैं अपने पास, R1 R2 R3, 3 रूट्स आर अवेलेबल टू गो फ्रॉम T1 टू T2, ओके। एंड 2 रूट्स आर अवेलेबल टू गो फ्रॉम T2 टू T3 टाउन, ओके। चलिए फिर क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच वन कैन ट्रेवल फ्रॉम टाउन T1 टू T3 वाया T2, ठीक है। अब देखिए किसी को T1 से T3 टाउन में जाना है, किसके थ्रू, वाया T2, ठीक है ना। चलिए तो पहले क्या होगा, पहले वो T2 पे जाएगा, फिर उसके बाद में वो T3 पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑर्डर में आ गया ना, ठीक है, कि पहले T2 पे जाएगा, T2 पे जाने के बाद वो कहाँ पे जाएगा, T3 पे, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्यूशन बनाते हैं। अब देखिए बाय FPC अगर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज करें तो हम डायरेक्ट आंसर करेंगे इसका। तो देखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम T1 टू T3 वाया T2 इक्वल्स टू व्हाट। तो यहां से यहां तक कितने तरीके हैं, T1 से T2 पे गया तो कितने तरीके से जा सकता है, 3 तरीके से, ठीक है। या तो वो रूट R1 पिक करे या R2 पिक करे या फिर R3 पिक करे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 × फिर उसके बाद में T2 से T3 पे जाना है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रूट्स हैं, तो उसमें से या तो वो R4 पिक करे या फिर वो R5 पिक करे। तो उसके इसमें क्या हो जाएगा 3 × 2, तो टोटल 6 वेज से वो जो है T1 से T3 पे जा सकता है वाया T2, क्लियर। अब देखो मैं आपको एक्चुअल काउंटिंग से समझाता हूं इसको। जैसे मान लो T1 से T2 पे गया, उसने रूट R1 पिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे उसको T3 पे जाना है, तो इसके पास 2 ऑप्शन है यहाँ पे, या तो वो R4 रूट को पिक करे, ठीक है, या फिर वो R5 रूट को पिक करे। तो वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, T3 पे, और इस केस में T3। बात समझ में आई आपके। चलिए मान लो T1 से उसने रूट पिक किया R2, ठीक है, T2 पे पहुंचा। फिर T2 से अब उसको T3 पे जाना है, तो यहाँ पे उसके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है, या तो वो रूट R4 को पिक करे या फिर वो रूट R5 को पिक करे, ठीक है। तो वो T3 पे पहुंच जाएगा, क्लियर। अच्छा मान लो उसने जो है रूट R3 पिक किया, तो वो T2 पे पहुंचा। फिर यहाँ से उसके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, या तो वो रूट R4 पिक करे या फिर वो रूट R5 पिक करे, ठीक है। अब वो इस केस में T3 पे पहुंच जाएगा। तो रूट R1 पिक करेगा तो उस केस में भी 2 पॉसिबिलिटी हैं T3 पे जाने की, ठीक है। मान लो उसने T1 से T2 पे जाने के लिए रूट R2 पिक किया, फिर T2 से T3 पे जाने के लिए उसके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, ठीक है। मान लो उसने रूट R3 पिक किया T1 से T2 पे जाने के लिए, फिर T2 से T3 पे जाने के लिए उसके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, या तो वो R4 को पिक करे या फिर वो R5 को पिक करे, ठीक है ना। सो दिस इज योर एक्चुअल काउंटिंग। ये क्या है आपकी एक्चुअल काउंटिंग, ठीक है ना। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम T1 टू T3 वाया T2 इक्वल्स टू 2 + 2 + 2, ठीक है ना।
क्योंकि हर पॉसिबिलिटी में यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी अवेलेबल है अपने पास। तो 2 + 2 + 2, ठीक है, और ये कितने टाइम्स, ये 3 टाइम्स ऐड हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 वेज। क्लियर? तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, रेड पेन से इंपॉर्टेंट नोट हेडिंग डालेंगे, ठीक है, उसमें ब्लू पेन से लिखेंगे FPC मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ओके, इज यूज्ड टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अकरेंस ऑफ ऑल द इवेंट्स विदाउट एक्चुअली काउंटिंग देम, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अकरिंग ऑफ ऑल द इवेंट्स विदाउट एक्चुअली काउंटिंग देम, तो बिना किसी एक्चुअल काउंटिंग के अपन टोटल नंबर ऑफ वेज डायरेक्टली निकालेंगे, वो किसके थ्रू, FPC के थ्रू, ठीक है ना। तो देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे ये कोई सिनेमा हॉल है, ये इसकी स्क्रीन हो गई, ओके। अब इसमें एंटर करने के लिए G1 G2 G3 G4 G5, ठीक है ना, अपने पास टोटल 5 गेट्स हैं एंट्री करने के लिए। अब देखिए फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन कैन एंटर एंड लीव द सिनेमा हॉल थ्रू डिफरेंट गेट्स, ठीक है ना। तो हमें वो टोटल नंबर ऑफ वेज बताने कि एक पर्सन जो है इसके अंदर एंट्री करेगा, ठीक है, और बाहर निकलेगा, तो टोटल कितने डिफरेंट तरीके से वो अंदर एंड बाहर जा सकता है, ठीक है ना। तो चलिए तो देखिए इसका सॉल्यूशन बनाते हैं FPC। क्लियर? पहले हम इसका FPC से आंसर करेंगे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू। अब ये बताइए, मान लो यहाँ पे कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ है, उसको अंदर जाना है, तो अंदर जाने के लिए कितने गेट्स अवेलेबल हैं उसके लिए, 5, या तो G1 से अंदर जाए, या G2 से, या G3 से, या G4 से, या फिर G5 से, ठीक है ना। तो 5, ओके। अब उसको बाहर आना है थ्रू डिफरेंट गेट, तो जिससे वो एंटर करेगा वो उससे बाहर नहीं आएगा, बाकी जो अदर गेट्स हैं उनसे बाहर निकलेगा, ठीक है। मान लो उसने गेट G1 से एंटर किया, ठीक है, तो अब वो कौन कौन से गेट से बाहर निकल सकता है, G2 G3 G4 G5, तो उसके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं बाहर निकलने के लिए। तो 5 × 4 = व्हाट, 20 वेज, ठीक है। तो टोटल 20 वेज से वो अंदर और बाहर जा सकता है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसकी मैं एक्चुअल काउंटिंग दिखाता हूं आपको। जैसे मान लो उसने गेट G1 से एंटर किया, ठीक है, अब उस केस में बाहर किससे निकल सकता है वो, G2 G3 G4 G5, इन गेट से बाहर निकल सकता है। मान लो उसने एंट्री की G2 से, ठीक है ना, उस केस में कौन कौन से गेट से बाहर निकल सकता है वो, G1 से, G3 से, G4 से, G5 से, इस तरीके से बाहर निकल सकता है। मान लो उसने एंट्री की गेट G3 से, ठीक है, अब इस केस में कहाँ से बाहर निकलेगा, G1 G2 G4 G5, ठीक है। मान लो उसने एंट्री की गेट G4 से, तो वो कहाँ से बाहर निकलेगा, G1 G2 G3 G5, इस तरीके से बाहर निकल सकता है। सपोज उसने एंट्री की गेट G5 से, ठीक है, अब वो कौन कौन से गेट से बाहर निकल सकता है, G1 G2 G3 G4, ठीक है। मान लो उसने G1 से एंट्री की, तो यहाँ पे कितने तरीके हैं बाहर निकलने के, 4। मान लो उसने G2 से एंट्री की, तो कितने तरीके से बाहर निकल सकता है, 4, ठीक है। ऐसे ही हर केस में वो 4 तरीके से बाहर निकल सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन टोटल नंबर ऑफ वेज in which a person can enter and leave the cinema hall
थ्रू डिफरेंट गेट्स इक्वल्स टू 4 + 4 + 4 + 4 + 4। तो ये क्या है आपका टोटल 5 × 4 = 20 वेज, ठीक है ना। तो ये होगी आपकी एक्चुअल काउंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमने आंसर किया है वो किससे किया है, एक्चुअल काउंटिंग से। और यहाँ पे हमने जो आंसर किया है वो किससे किया है, एफपीसी से। एफपीसी मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, तो देखिए बेसिकली एक्चुअल काउंटिंग हम बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे क्वेश्चंस में, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं होता है कि एक्चुअल काउंटिंग हम वहाँ पे हम शो करें। ठीक है ना, ये तो जस्ट एक समझाने के पर्पज से आपको एक्चुअल काउंटिंग इसकी मैंने शो की है यहाँ पे। बाकी जो हम आंसर करेंगे वो डायरेक्ट अपन एफपीसी से करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब नंबर ऑफ इवेंट्स जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, उस केस में एक्चुअल काउंटिंग कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, एफपीसी यूज करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं एडिशन रूल। ठीक है ना, तो ये जो एडिशन रूल है, ठीक है, ये कब एप्लीकेबल होगा जरा इसके बारे में पढ़ लेते हैं अपन। इफ एन इवेंट इवन कैन अकर इन m डिफरेंट वेज, कोई इवेंट इवन है जो m डिफरेंट वेज से हो सकती है। एंड इवेंट E2 विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ E1 कैन अकर इन n डिफरेंट वेज, यहाँ पे कोई इवेंट E2 है जो E1 से इंडिपेंडेंट है, और वो टोटल कितने तरीके से अकर हो सकती है यहाँ पे, n डिफरेंट वेज से। ओके, देन टू इवेंट्स E1 एंड E2 कैन अकर इन m + n वेज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो इवेंट्स E1 एंड E2 हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, तो उनके जो अब टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अकरेंस चाहिए अपने को दोनों के E1 एंड E2 के, तो क्या करेंगे, उन दोनों के जो इंडिविजुअल वेज ऑफ अकरेंस हैं उनको अपन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप बेसिक स्टेप्स टू रिमेंबर। ओके, हमारा स्टेप 1 क्या कहता है, आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट इवेंट्स इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम। ठीक है, हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम में जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स इन्वॉल्व हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, स्टेप 2 क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अकरिंग ईच इवेंट। ठीक है ना, तो प्रॉब्लम में जितने भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना, उन सब के जो है इंडिविजुअल नंबर ऑफ वेज ऑफ अकरेंस फाइंड करेंगे अपन। ओके, स्टेप 3 क्या कह रहा है, इफ ऑल द इवेंट्स आर डिपेंडेंट। ठीक है, मान लो हमने कुछ इवेंट्स आइडेंटिफाई किए प्रॉब्लम में और वो सभी इवेंट्स कैसे हैं, डिपेंडेंट हैं, तो उस केस में क्या होगा, देन मल्टीप्लाई देम टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अकरिंग ऑल द इवेंट्स। ठीक है, तो उनके जो इंडिविजुअल वेज ऑफ अकरेंस होंगे ना, उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अकरिंग ऑल द इवेंट्स। ओके, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, इफ ऑल द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। मान लो हमने प्रॉब्लम में कुछ इवेंट्स आइडेंटिफाई किए और वो कैसे हैं, सभी इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उनके जो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अकरेंस जब हम फाइंड करेंगे तो उनके इंडिविजुअल वेज ऑफ अकरेंस को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वो यही कह रहा है सेकंड पॉइंट, इफ ऑल द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट देन ऐड देम टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अकरिंग ऑल द इवेंट्स। ओके, चलिए फिर आप नोट लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए नोट में क्या है कि जैसे एडिशन रूल एंड मल्टीप्लिकेशन रूल कैन बी एक्सटेंडेड टू फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है ना, मान लो किसी क्वेश्चन में एडिशन रूल भी लग रहा है, मल्टीप्लिकेशन रूल लग रहा है, तो ये कितनी भी बार जरूरत पड़ सकती है अपने को एडिशन रूल एंड मल्टीप्लिकेशन रूल लगाने की। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है यहाँ पे। तो देखिए अब क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे इसको लिखेंगे आप ब्लैक पेन से कैपिटल लेटर्स में, इसको रेड पेन से लिखेंगे आप कैपिटल लेटर्स में, ये यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखेंगे स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, और ये जो पॉइंट्स हैं फर्स्ट सेकंड इनको भी ब्लैक पेन से, और नोट को लिखेंगे आप रेड पेन से। ठीक है, तो चलिए अब आप पहले इनको नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि ये अपने पास एक रूम है। ठीक है, इस रूम के अंदर ये आदमी बंद है यहाँ पे, इस रूम की ये दो साइड है, साइड ए साइड बी। ठीक है, इस साइड में अपने पास 2 डोर्स हैं और इसमें 3 डोर्स हैं इस साइड में। ठीक है ना, ओके, अब देखिए इन द गिवन फिगर अ मैन इज इनसाइड द रूम एंड वांट टू कम आउट फ्रॉम द रूम विच हैज़ 2 साइड्स ए एंड बी।
ओके, हैविंग 2 and 3 doors respectively. Find the number of ways in which this man can come out from the room. ठीक है ना, तो हमें वो टोटल नंबर ऑफ वेज बताने हैं कि ये आदमी जो है रूम से कितने टोटल तरीके से बाहर निकल सकता है। ठीक है ना, तो देखिए इसका आंसर करते हैं। तो देखो वो इधर से भी बाहर निकल सकता है, साइड ए से भी बाहर निकल सकता है और साइड बी से भी बाहर निकल सकता है। अगर ये साइड ए से बाहर निकलेगा तो कितने तरीके से बाहर निकल सकता है? 2 तरीके से, या तो वो D1 से निकलेगा या D2 से निकलेगा। मान लो वो साइड बी से बाहर निकला तो यहाँ पे 3 तरीके से बाहर निकल सकता है, या तो D3 डोर से बाहर निकलेगा, या D4 से, या फिर D5 से। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू, इधर से बाहर निकला साइड ए से तो 2 तरीके से, और अब देखिए और का मतलब क्या होता है कि ऐड करेंगे। जब भी ऑप्शन होता है ना अपने पास कि भाई इधर से भी हो सकता है और इधर से भी हो सकता है, और मतलब एडिशन, और एंड का मतलब होगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये जो आदमी है वो साइड ए से भी बाहर निकल सकता है और साइड बी से भी। ठीक है ना, तो साइड ए से बाहर निकलेगा तो 2 तरीके से, और का मतलब प्लस, अगर साइड बी से बाहर निकलेगा तो 3 वेज से निकल सकता है। ठीक है ना, तो दिस इक्वल्स टू 5 वेज। तो ओवरऑल जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज होंगे जिससे कि वो कितने तरीके से बाहर निकल सकता है, ठीक है ना, तो वो होंगे टोटल 5 वेज। क्लियर, यही हमारा आंसर होगा इसका। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम ए टू सी। तो देखो अपने पास ए से बी पे जाने के 2 तरीके हैं, बी से सी पे जाने के 5 तरीके हैं अपने पास। ठीक है, एंड ए से सी पे जाने के डायरेक्टली 6 वेज आर देयर। ओके, एंड ए से डी पे जाने के टोटल कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो 3 वेज आर देयर टू गो फ्रॉम ए टू डी। ओके, एंड 4 वेज आर देयर टू गो फ्रॉम डी टू सी, मतलब डी से सी पे हम 4 तरीके से जा सकते हैं। ओके, अब देखो अब हमें टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करने हैं कि ए से सी पे जाने के टोटल हमारे कितने वेज हो सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे आंसर करेंगे अपन, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम ए टू सी इक्वल्स टू, अब ए से सी पे जाना है तो देखिए हम ऐसे भी जा सकते हैं, जैसे पहले ए से बी पे गए, बी से सी पे चले जाएं। ठीक है ना, और का मतलब होता है प्लस, या फिर डायरेक्टली हम ए से सी पे चले जाएं, ऐसे भी जा सकते हैं सी पे अपन। ठीक है ना, और क्या हो सकता है प्लस, जैसे ए से गए डी पे और डी से गए अपन सी पे। क्लियर, चलिए अगर मान लो हमें ये पैटर्न फॉलो करना है कि पहले ए पे गए फिर बी पे फिर सी पे, तो ए से बी पे जाने के कुल कितने तरीके हैं? 2, और बी से सी पे जाने के कुल कितने तरीके हैं? 5। तो अगर हमें ए से सी पे जाना है वाया बी तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे इस केस में? 2 × 5। ठीक है, अब ये डिपेंडेंट हो गया, क्या हो गया ये यहाँ पे? डिपेंडेंट। पहले आप जाएंगे ए से बी पे, ठीक है, फिर जाएंगे बी से सी पे। क्लियर, ठीक है ना। ओके, अब देखिए प्लस ए से सी पे डायरेक्टली जाने कितने तरीके हैं अपने पास? 6, तो यहाँ पे ये 6 आ जाएगा प्लस। मान लो अगर हम ए से सी पे जाते हैं और ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ए डी सी, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले ए से डी पे जाएंगे फिर डी से सी पे जाएंगे। तो अब यहाँ पे ये जो इवेंट्स होंगे कि ए से डी पे गए फिर डी से सी पे गए, तो वो क्या हो जाएंगे? डिपेंडेंट। ठीक है ना, तो जब डिपेंडेंट होंगे तो अपन क्या करेंगे उस केस में? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 4। तो देखिए 10 + 6 + 12, तो ये हो जाएगा ओवरऑल 28 वेज। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए यहाँ पे, हाँ अगर हम ए से सी पे जाना चाहते हैं, ठीक है, तो टोटल कितने तरीके से जा सकते हैं यहाँ पे अपन? 28 वेज से। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें एडिशन रूल भी एप्लीकेबल हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन रूल। एडिशन रूल कब लग रहा है कि या तो हम ऐसे चले जाएं
ABC पैटर्न को फॉलो करें, या फिर हम डायरेक्टली A से C में जाएं। तो एडिशन का मतलब प्लस होगा ना यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या है, डिपेंडेंट, A से B पे गए, B से C पे गए, तो ये डिपेंडेंसी हो जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे इस केस में भी क्या होगा, A से D पे जाएंगे, फिर D से C पे जाएंगे, तो यहाँ पर भी डिपेंडेंट होंगी, ठीक है ना, इवेंट्स हमारे। तो इसमें पहला इवेंट क्या हो जाएगा कि पहले हम A से D पे गए, दूसरा इवेंट क्या है, D से C पे गए, ठीक है ना। तो ये दोनों इवेंट्स क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट। तो इसमें जो नंबर ऑफ वेज ऑफ अकरिंग ऑफ द इवेंट जो होंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्लियर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए पहले आप इनको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम A टू D। अपने पास ये फिगर है, तो देखिए A से D में यहाँ पे जो एरो की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आप मूव करेंगे, ठीक है। और अपने को A से D तक जाना है। तो A से D तक हम कितने तरीके से जा सकते हैं कि या तो हम ये वाला पैटर्न फॉलो करें ABD, ठीक है, या फिर हम ये वाला पैटर्न फॉलो करें ABCD, ठीक है, या फिर हम ये वाला पैटर्न फॉलो करें AD डायरेक्टली। ओके, तो देखिए अगर हम ये वाला पैटर्न फॉलो करेंगे ABCD, तो यहाँ पे ये सभी डिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि पहले आपको A से B पे जाएंगे, फिर B से C पे जाएंगे, फिर उसके बाद C से D पे जाएंगे। ओके, अगर ये वाला पैटर्न फॉलो करेंगे ABD, तो उस केस में भी क्या होगा कि ये नंबर ऑफ वेज और ये नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे इस केस में, ठीक है, क्योंकि पहले आप A से B पे जाएंगे और फिर उसके बाद B से D पे जाएंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू, तो देखिए पहले मैं यहाँ पे पैटर्न मेंशन कर देता हूँ। जैसे मान लो ABCD, या तो हम इस पैटर्न को फॉलो करें, ठीक है, प्लस और का मतलब क्या होगा, प्लस, और ये पैटर्न फॉलो करें ABD, ठीक है, या फिर हम ये पैटर्न फॉलो करें A टू D डायरेक्टली, ठीक है, प्लस A टू D। तो अपने पास ओवरऑल 3 पैटर्न है यहाँ पे, ठीक है, ABCD, ABD और AD। तो चलिए अगर मान लो हमने ये पैटर्न फॉलो किया ABCD, तो टोटल कितने तरीके से जा सकते हैं हम A से D पे, तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 4। ओके, प्लस मान लो अगर हमने ये पैटर्न फॉलो किया ABD, तो यहाँ पे 2 × 3, ठीक है, 2 × 3, प्लस अगर हमने ये पैटर्न फॉलो किया तो टोटल कितने वेज हैं अपने पास A से D पे जाने के, 2 वेज। ओके, सो दिस 2, तो ये हो जाएगा आपका 24 + 6 + 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल 32 वेज। यही हमारा आंसर होगा इसमें, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपने को A से C पे जाना है, ठीक है, वाया B। ओके, अब देखिए A से B पे जाने के टोटल कितने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है अपने पास, 2 बसेस, 4 ट्रेन्स, 4 प्लेन्स, ठीक है। B से C पे जाने के टोटल कितने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है अपने पास, 4 बसेस, 3 ट्रेन्स, 2 प्लेन्स। ओके, तो चलिए तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ वेज अ पर्सन कैन ट्रेवल फ्रॉम A टू C वाया B यूजिंग फर्स्ट पार्ट एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। तो यहाँ से जो भी उसने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लिया है, फिर उसके बाद B से C पे जाएगा, तो वहाँ से भी कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर करेंगे अपन, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू, तो A से B पे जाने के टोटल कितने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है अपने पास, 4 + 4 + 2 10, ठीक है, 10 × अब यहाँ से भी कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ले सकता है। अब ये इनटू क्यों कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये डिपेंडेंसी हो गई कि पहले वो A से B पे जाएगा, उसके बाद B से C पे जाएगा, ठीक है ना। तो 10 × 4 + 3 + 2 कितना हो जाएगा, 9 = 90 वेज, ठीक है। तो ओवरऑल वो जो है A से C पे वाया B 90 वेज से जा सकता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अपन सेकंड पार्ट लेते हैं, सेकंड पार्ट अपन यहाँ पर ले लेते हैं।
रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब देखिए ए से बी पे जाने के लिए उसने जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज किया है उस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को बी से सी पे जाने के लिए यूज नहीं करेगा, ठीक है। तो देखिए मान लो उसने ए से बी पे जाने के लिए बस यूज किया, तो फिर उसके बाद वो बी से सी पे जाने के लिए कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज कर सकता है, या तो ट्रेन यूज कर सकता है या फिर वो प्लेन यूज कर सकता है। क्लियर, ओके। प्लस मान लो उसने ए से बी पे जाने के लिए ट्रेन यूज किया, अगर यहाँ इसने ट्रेन यूज किया है फिर उसके बाद बी से सी पे जाने के लिए या तो वो बस यूज करेगा या फिर वो प्लेन यूज करेगा, ओके। प्लस मान लो उसने यहाँ पे प्लेन यूज किया है, मान लो वो ए से बी तक प्लेन से आया, फिर उसके बाद बी से सी तक किससे जा सकता है, वो या तो बस से जाएगा या फिर वो ट्रेन से जाएगा। क्लियर, तो चलिए, तो दिस इक्वल्स टू, मान लो बस से गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वो बस से आया, तो टोटल 2 तरीके हैं इसके, इनटू फिर उसके बाद वो क्या जाएगा, या तो ट्रेन से या फिर वो प्लेन से, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 + 2, ओके। प्लस मान लो वो ट्रेन से आया तो 4 वेज हैं अपने पास ए से बी पे जाने के लिए, फिर उसके बाद में क्या होगा, दिस इनटू, यहाँ ट्रेन से आया तो बस और प्लेन से जा सकता है, तो 4 + 2, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 + 2, प्लस मान लो वो प्लेन से आया, ए से बी पे किससे आया, प्लेन से, अब बी से सी पे किससे जाएगा, या तो बस से जाएगा या फिर ट्रेन से जाएगा। तो कितने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है उसके पास, 4 + 3, तो दिस इक्वल्स टू 10 + 24 + 28, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 62 वेज, ठीक है। तो सेकंड केस में वो ए से सी तक ओवरऑल 62 वेज से जा सकता है, और फर्स्ट केस में वो ए से सी तक ओवरऑल 90 वेज से जा सकता है, ठीक है ना। तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसको तो अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमारे पास एक फिगर गिवन है, ठीक है ना। तो इसमें ए से बी पे जाने के लिए 4 रूट्स अवेलेबल हैं, बी से सी पे जाने के लिए 3 रूट्स अवेलेबल हैं, और ए से सी पे जाने के लिए 2 रूट्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना। तो इस फिगर बेस्ड हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम ए टू सी, ओके। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम ए टू सी एंड कम बैक, ओके। मतलब ए से सी तक जाना है और फिर वापस आना है, ओके। फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम ए टू सी एंड बैक एंड विजिट बी एटलीस्ट वंस, ठीक है। आपको ए से सी तक जाना है, वापस आना है, और बी को कम से कम एक बार विजिट करना है, ओके। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम ए टू सी एंड बैक एंड डू नॉट यूज एनी रूट ट्वाइस, ठीक है ना। मतलब जो भी आपने रूट फॉलो किया है उसको दोबारा यूज नहीं करना है। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम ए टू सी, ठीक है, एंड रिटर्न बाई अ डिफरेंट रूट, मीन्स if at least one route is different then entire path will be considered different, okay। तो चलिए 1 by 1 सबके आंसर करते हैं अपन। तो देखो फर्स्ट पार्ट, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम ए टू सी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू, अपने को ए से सी पे जाना है तो हम देखिए ये भी पैटर्न फॉलो कर सकते हैं ए से सी पे जाने के लिए, ठीक है, और का मतलब प्लस, और ये भी पैटर्न अपन फॉलो कर सकते हैं। क्लियर, अगर हमने ये पैटर्न फॉलो किया तो कितने तरीके से जा सकते हैं अपन, 4 × 3 प्लस, और हमने अगर ए से सी वाला पैटर्न फॉलो किया तो 2 वेज हैं यहाँ पे टोटल, तो ये हो जाएंगे आपके 14 वेज। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है ना। सेकंड पार्ट, अब देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम ए टू सी एंड कम बैक, हमें ए से सी तक जाना है और फिर वापस आना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे अपन, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू,
तो हमें ए से सी तक जाना है, वापस आना है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, फिर सी से ए पे आ गए, ठीक है ना। मतलब इस तरीके से घूम के आ गए अपन, ठीक है। ए से बी पे गए, बी से सी पर, फिर सी से ए पे, ठीक है, वापस आ गए अपन। ओके, और हम ऐसा भी कर सकते हैं, और का मतलब प्लस, कि ए से सी पे गए, सी से बी पे गए, और बी से फिर हम ए पे आ गए। इस पैटर्न को भी फॉलो कर सकते हैं अपन। और का मतलब प्लस, ऐसा भी कर सकते हैं अपन कि ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, एंड सी बी ए, मतलब इस तरीके से गए यहाँ तक, फिर हम इधर से ही वापस हो लिए, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और क्या हो सकता है, और का मतलब प्लस, ए से सी पे डायरेक्टली गए, ठीक है, एंड सी से ए पे अपन वापस आ गए, ठीक है। तो चलिए, अगर हम ऐसे गए ए बी सी ए, इस तरीके से जाएंगे अपन, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 3 इंटू 2, प्लस अगर हम इस तरीके से जाएंगे ए सी बी ए, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 4, प्लस मान लो हम ए बी सी से आए, ठीक है, और फिर सी बी ए से वापस हो लिए, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4, ये हो जाएगा आपका, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, ए से सी पे जाने के तरीके 2, इंटू वापस आने के भी तरीके कितने हैं वहाँ पे 2, ठीक है। तो ज़रा इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, तो देखिए ये 24, ये 24, और ये 144, 12 इंटू 12, ठीक है ना, प्लस ऑफ 4, तो ये हो जाएगा आपका 48, और ये आपका 52 प्लस 144, सो दिस इक्वल्स टू 196 वेज, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए पहले आप इनको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। अब देखिए ये थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम ए टू सी एंड बैक एंड विजिट बी एटलीस्ट वंस, ठीक है ना। आपको ए से सी तक जाना है, वापस आना है, और बी को कम से कम एक बार विजिट करना ही करना है। ओके, तो चलिए जरा देख लेते हैं थर्ड पार्ट को। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम ए टू सी एंड बैक माइनस number of ways when B is not visited in any trip, ठीक है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ वेज में से वो नंबर ऑफ वेज सब्ट्रैक्ट कर दें जिसमें B को हमने एक भी बार विजिट नहीं किया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कम से कम एक बार तो विजिट हुआ है ना बी, ठीक है। तो देखिए अब टोटल नंबर ऑफ वेज तो अभी हमने निकाले थे, कितने आ रहे थे आपके 196, माइनस नंबर ऑफ वेज व्हेन बी इज नॉट विजिटेड इन एनी ट्रिप, तो पहले देखिए ए से सी तक गए आप, ठीक है, इनटू सी से ए में इधर से आप वापस हो लिए, ठीक है ना। इसी पैटर्न को आपने जाने के लिए फॉलो किया था और इसी पैटर्न को आपने आने के लिए फॉलो किया है, तो ये हो जाएगा आपका 196 माइनस 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 196 माइनस 4 इक्वल्स टू 192 वेज, यही हमारा आंसर होगा। चलिए उसके बाद फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम ए टू सी एंड बैक एंड डू नॉट यूज एनी रूट ट्वाइस, ठीक है। तो देखिए फोर्थ पार्ट, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू, तो उसको ए से सी तक जाना है, वापस आना है,
एंड डू नॉट यूज एनी रूट ट्वाइस। तो देखिए ए बी सी ए, इस पैटर्न को भी फॉलो कर सकता है वो आने जाने के लिए, और ए सी बी ए, ठीक है, इस पैटर्न को भी फॉलो कर सकता है आने जाने के लिए, प्लस और ए बी सी इस तरीके से गया और वापस आया सी बी ए, ठीक है ना। तो ए बी सी से इस पैटर्न के थ्रू यहां पे पहुंचा और इस पैटर्न के थ्रू वापस गया। और क्या हो सकता है, प्लस और क्या हो सकता है कि ए से सी पे गया डायरेक्टली और सी से ए वापस हो लिया, ठीक है। अब देखिए ए बी सी इस पैटर्न को उसने फॉलो किया तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा ए सी बी पैटर्न में 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस। अब देखिए यहाँ पे चेंज आएगा ए बी सी, इसका मतलब क्या है कि वो सी पे जा रहा है वाया बी। तो देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, कितने नंबर ऑफ वेज होंगे आपके 4 इंटू 3, ओके। अब वो सी बी ए उसी पैटर्न पे वो वापस हो लिया तो ये हो जाएगा आपका, अब यहाँ पे एक कम हो जाएगा इंटू, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3, ठीक है ना। एक रूट यहाँ से कम होगा और एक रूट यहाँ से कम होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसको सेम रूट से वापस नहीं जाना है, ठीक है। प्लस ए से सी 2 इंटू, और फिर वहाँ से वापस हो लिया उसी पैटर्न पे तो कितना बचेगा 1, ठीक है ना। मान लो वो इससे आया है तो वो इससे वापस नहीं जा सकता ना, तो आने के लिए तो 2 तरीके हैं लेकिन वापस जाने के लिए एक ही तरीका होगा क्योंकि उसको सेम रूट जो है फॉलो नहीं करना है। तो ये हो जाएगा आपका 24 प्लस 72 प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका 48 प्लस 74, तो 122 वेज। तो टोटल 122 तरीके से वो जो है ऐसा कर सकता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप पहले इनको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। अब देखिए लास्ट पार्ट क्या है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम ए टू सी एंड रिटर्न बाई अ डिफरेंट रूट मीन्स इफ एट लीस्ट वन रूट इज डिफरेंट देन एंटायर पाथ विल बी कंसिडर्ड डिफरेंट, ओके। तो चलिए अब लास्ट पार्ट को देख लेते हैं जरा, फिफ्थ पार्ट, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू, अब उसको ए से सी तक जाना है फिर वापस ए पे पहुंचना है। तो देखिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ए बी सी ए ये हो सकता है, और का मतलब प्लस ए सी बी ए, ठीक है, और का मतलब प्लस ए बी सी ऐसे आया इंटू सी बी ए इस तरीके से वापस हो लिया, प्लस और क्या हो सकता है, ऐसे आया इंटू और इस तरीके से वो वापस हो लिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस, अब ए बी सी इस पैटर्न को जब वो फॉलो करेगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3, ठीक है, इंटू, अब वो उसी पैटर्न से वापस जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 3 माइनस 1, वो एक पॉसिबिलिटी कम कर देते हैं यहाँ से, प्लस 2 इंटू वापस जाएगा 1, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका 24 प्लस 12 इंटू 11 प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका 48 प्लस 132 प्लस 2,
तो ये हो जाएगा आपका 182 वेज। तो वो टोटल 182 वेज से आ जा सकता है, ठीक है ना। चलिए अब आपको मैं इसका एक ऑल्टरनेट अप्रोच और देता हूं यहां पे। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू, ए से सी पे पहुंचने के टोटल कितने तरीके होंगे हमारे, या तो वो ABC पैटर्न के थ्रू जाए या फिर वो AC पैटर्न के थ्रू जाए। तो ये हो जाएगा 4 × 3 + 2, ठीक है ना। अब ऐसे ही वापस लौटने के तरीके कितने होंगे, 4 × 3 + 2 - 1। तो 1 वे अपन क्या कर देंगे, उसमें से सेपरेट कर देंगे ना वापस लौटने के लिए, जैसा वो चाह रहा है 5th पार्ट में। तो ये हो जाएगा आपका 14 × 13, ठीक है। तो टोटल कितने आ जाएंगे, 182 वेज। तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस पार्ट को या तो आप इस अप्रोच से सॉल्व कर सकते हो या फिर इस अप्रोच से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है। अब टू रीच सिटी डी वन हैज़ टू पास थ्रू एनी ऑफ द वेज एज शोन इन द डायग्राम गिवन बिलो, ठीक है। मूवमेंट इज अलाउड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली, ठीक है ना। मतलब आपको आगे ही बढ़ना है, ठीक है, कहीं पर वापस नहीं आना। जैसे मान लो A से C पे गए, वापस आ गए, या फिर ऐसे निकल गए, ऐसा नहीं करना है अपने को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, A से B पे जाने के अपने पास ये 2 रूट्स हैं, B से D पे डायरेक्टली जाने के 2 रूट्स हैं अपने पास, B से C पे जाने के कितने रूट्स हैं, 4 रूट्स, ठीक है ना। और C से D पे जाने के कितने रूट्स हैं, 3 रूट्स, ओके। फिर A से C पे जाने के 2 रूट्स, ठीक है ना, और A से D पे डायरेक्टली जाने का 1 रूट है अपने पास, ओके। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ गोइंग फ्रॉम सिटी A टू सिटी C। तो मतलब सिटी A से सिटी पे जाना है, तो टोटल कितने तरीके से हम जा सकते हैं, ओके। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, तो यहां पे देखो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू, अब A से C पे जाना है, तो देखिए हमारे पास क्या क्या पैटर्न हो सकता है, जैसे ABC ये पैटर्न हो सकता है, ठीक है ना, ओके। और का मतलब प्लस, और कौन सा पैटर्न है, डायरेक्टली A टू C, ये पैटर्न है अपने पास। अगर मान लो हमने ये पैटर्न फॉलो किया ABC, तो पहले A से B पे जाएंगे, फिर B से C पे जाएंगे, तो ये टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, 2 × 4 प्लस A से C पे डायरेक्टली जाने के कितने तरीके हैं, 2, ठीक है। तो टोटल हो जाएंगे आपके 10 वेज। यही हमारा आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का। चलिए अब देखो सेकंड पार्ट, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ गोइंग फ्रॉम सिटी A टू D, ठीक है। अब हमें सिटी A से सिटी D पे जाना है वाया सिटी B, मतलब सिटी B को विजिट करना ही करना है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या क्या पैटर्न पॉसिबल है यहाँ पे, जैसे ऐसा हो जाए कि A B C D, या तो हम ये पैटर्न फॉलो करें कि A से B पे जाएं, B से C पे और C से D पे, ओके। और तो ये पॉसिबिलिटी है कि अपने पास A B D डायरेक्टली, B से D पे डायरेक्टली, ठीक है ना, ये पॉसिबिलिटी हो गई। और कोई पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, और कोई नहीं है ना, क्योंकि सिटी B को तो आपको विजिट करना ही करना है। या तो आप ऐसे निकल जाएं A B C D, इस तरीके से निकल जाइए आप, या फिर आप ऐसे निकल जाइए A B D, ठीक है ना। इस सिटी को अपन क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, क्लियर। तो चलिए, तो यही अपने पास 2 पॉसिबिलिटी हैं A से D पे जाने की, जैसा वो कह रहा है। अगर हमने ये पैटर्न फॉलो किया A B C D, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 × 4 × 3 प्लस, अगर हमने ABD वाला पैटर्न फॉलो किया तो 2 × 2, तो ये हो जाएगा आपका 24 + 4 = 28 वेज। तो ये हम टोटल 28 वेज से A से D पे जा सकते हैं वाया B, ओके। नाउ द थर्ड वन क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ गोइंग फ्रॉम सिटी A टू सिटी D। यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बस अपने को A से D पे जाना है। तो देखिए कैसे कैसे जा सकते हैं,
कि जैसे ए बी सी डी ये वाला पैटर्न फॉलो कर लें, या फिर ए बी डी ये वाला पैटर्न फॉलो कर लें, या फिर हम ऐसा कर लें ए सी डी, या फिर हम डायरेक्टली ए टू डी। ओके, तो देखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू, तो देखिए ए बी सी डी, या तो ये पैटर्न फॉलो करें या फिर ए बी डी और ए बी डी, ठीक है ना, और ए सी डी प्लस ए सी डी, ठीक है, ये पैटर्न फॉलो करें, या फिर हम क्या करें ए टू डी डायरेक्टली प्लस ए टू डी डायरेक्टली। ये 4 पॉसिबिलिटी हैं ए से डी पे जाने के लिए। ओके, अगर मान लो हमने ये पॉसिबिलिटी फॉलो की तो 2 इंटू 4 इंटू 3 प्लस अगर मान लो हमने ए बी डी पैटर्न फॉलो किया तो 2 इंटू 2 प्लस अगर ए सी डी पैटर्न फॉलो किया तो 2 इंटू 3, ए से सी पे आएंगे पहले और फिर सी से डी पे जाएंगे, तो ये यहाँ पे 2 तरीके और यहाँ पे 3 तरीके, ठीक है ना, तो 2 इंटू 3 प्लस अगर हमने ए से डी पे डायरेक्टली आए तो कितने तरीके हैं, 1। क्लियर, तो देखिए 24 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 1 टोटल हो जाएंगे आपके 35 वेज, ठीक है, यही आपके आंसर्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए पहले आप इसको अब नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है हमारा, 5 persons entered in the lift cabin on the ground floor of a 7 floor apartment, ठीक है ना, suppose each of them can leave the lift cabin independently at any floor, ठीक है, beginning with the first, okay, find the total number of ways in which each of 5 persons can leave the cabin, ठीक है। अब हमारा ए पार्ट क्या कह रहा है, at any of the 7 floors, okay, at different floors, क्लियर। तो देखिए इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो देखिए 5 पर्सन्स को अपन डिनोट कर लेते हैं P1 P2 P3 P4 P5, क्लियर। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक 7 फ्लोर अपार्टमेंट बनाएंगे, जैसे ये आपका ग्राउंड फ्लोर हो गया, ठीक है, ये आपका जी फ्लोर हो गया, ओके, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, एंड दिस इज सिक्स्थ, एंड दिस इज योर 7th फ्लोर, ओके। तो ये हो गया आपका 7 फ्लोर अपार्टमेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एंट्री करते हैं सब लोग, ग्राउंड फ्लोर पे एंट्री करते हैं, फिर यहाँ पे भी वो बाहर निकल सकते हैं, यहाँ से भी, इस फ्लोर पे भी, इस फ्लोर पे भी और इस फ्लोर पे, इस तरीके से वो बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, तो देखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे P1 7 तरीके से बाहर निकल सकता है ना, किसी फ्लोर पे बाहर निकल सकता है, एंड P2 भी 7 तरीके से बाहर निकल सकता है किसी फ्लोर पे, P3 भी सेम, और P4 भी टोटल 7 तरीके से बाहर निकल सकता है, P5 भी टोटल 7 तरीके से बाहर निकल सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ऐड क्यों नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, ऐड इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे और नहीं है, ऐसा नहीं कि P1 बाहर निकला P2 निकला ना निकला, ठीक है ना, यहाँ पे P1 को भी बाहर निकलना है, एंड P2 को भी बाहर निकलना है, एंड P3 एंड P4 एंड P5। जब एंड आता है तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज मल्टीप्लाई होते हैं, क्या होता है वहाँ पे, मल्टीप्लाई, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। देखिए P1 टोटल कितने तरीके से बाहर निकल सकता है, 7 तरीके से, ठीक है, ऐसे ही P2 टोटल 7, ठीक है, P3 P4 एंड P5,
तो सब लोग जो है टोटल 777 वेज से बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 7⁵ वेज, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बी पार्ट क्या कह रहा है, एट डिफरेंट फ्लोर्स। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मान लो P1 को उठाइए यहाँ से, तो वो फर्स्ट से लेके 7 तक किसी फ्लोर पे बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू P1 7 तरीके से बाहर निकल सकता है। इसका मतलब P1 इनमें से किसी एक फ्लोर पे बाहर निकला तो P2 उस फ्लोर पे बाहर नहीं निकल सकता जिस पे P1 बाहर निकला है। अब यहाँ पे P2 टोटल कितने तरीके से लिफ्ट से बाहर निकल सकता है, 6 तरीके से, क्योंकि जिस फ्लोर पे P1 बाहर निकला है अब उस पे P2 बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है ना, तो उसके लिए कितने वेज बचेंगे यहाँ पे, 6। अच्छा, फिर यहाँ पे देखिए P1 को निकाल दिया हमने, P2 को निकाल दिया, अब P3 को ले लीजिएगा। अब P3 कितने तरीके से बाहर निकल सकता है यहाँ पे, 5 तरीके से, क्योंकि जिन फ्लोर्स पे P1 P2 बाहर निकले हैं वहां पे P3 अब नहीं निकल सकता। तो उसके पास कितनी पॉसिबिलिटी है, 5 इंटू नेक्स्ट P4 के पास 4 और नेक्स्ट P5 के पास 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 42 60 और ये आपका 2520 वेज, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एन एग्जामिनेशन 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस आर देयर। ठीक है ना, हाउ मैनी सीक्वेंसेज ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल। तो 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं, तो टोटल हम कितने तरीके से उनको आंसर कर सकते हैं। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। चलिए 10 क्वेश्चंस को अपन मान लेते हैं Q1 Q2 Q3 Q10। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। नंबर ऑफ वेज टू आंसर ईच क्वेश्चन। ठीक है ना, तो हर क्वेश्चन को हम टोटल कितने तरीके से आंसर कर सकते हैं। जैसे Q1 है तो ये ट्रू फॉल्स है। ओके, जब हम आंसर करेंगे तो या तो Q1 को हम ट्रू असाइन करेंगे या फिर हम फॉल्स असाइन करेंगे। तो टोटल कितने तरीके होंगे इसको आंसर करने के, 2, इसको भी 2, इस क्वेश्चन को भी 2 और इस क्वेश्चन को भी 2 तरीके। ठीक है ना, सो टोटल नंबर ऑफ वेज टू आंसर 10 क्वेश्चंस इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है ना, तो ये 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इक्वल्स टू रेस्ट टू द पावर 10 इक्वल्स टू ये कितना होता है 1024। तो टोटल हम 1024 तरीकों से इन 10 क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 स्टूडेंट्स compete in a swimming race. In how many ways can they occupy 1, 2 and 3 positions if each position is occupied by exactly 1 person। ठीक है ना, तो चलिए इसका आंसर करते हैं अपन। तो देखो 3 पोजीशंस, इनको अपन डिनोट कर देते हैं यहाँ पे 3 बॉक्सेस बनाएंगे। ये हमारी फर्स्ट पोजीशन है, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। क्लियर, फिर उसके बाद नंबर ऑफ वेज टू ऑक्यूपाई ईच पोजीशन। तो यहां पे देखिएगा, अब देखिए जब 10 स्टूडेंट्स रेस में भाग ले रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन पे 10 में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको 10 तरीके से फिल कर सकते हैं इस प्लेस को अपन। फिर सेकंड पोजीशन, अब जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन है इसको सिर्फ एक ही स्टूडेंट ऑक्यूपाई कर सकता है। ठीक है, तो सेकंड पोजीशन के लिए कितने बचेंगे 9 और थर्ड के लिए 8। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन 10 तरीके से ऑक्यूपाई हो सकती है।
और ये सेकंड पोजीशन 9 तरीके से, और ये जो है और थर्ड पोजीशन 8 तरीके से, ठीक है ना। नाउ द टोटल नंबर ऑफ वेज टू ऑक्यूपाई 3 positions equals to what? 10 into 9 into 8 equals to 720। तो टोटल 720 वेज से जो है ये 3 पोजीशंस ऑक्यूपाई होंगी यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देयर आर 7 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय होल्डिंग 2 फ्लैग्स वन अबव द अदर, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमारे पास टोटल 7 फ्लैग्स हैं डिफरेंट कलर्स के, और हमें सिग्नल ट्रांसमिट करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 फ्लैग्स पकड़ेंगे वन अबव द अदर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे इसको। तो जैसे मान लो ये अपने पास ये 2 प्लेसेस हैं, ओके। अब देखिए इस प्लेस को हम टोटल यहाँ पे, जैसे ये प्लेस हमारा एक नीचे वाला हो गया, एक ऊपर वाला हो गया, ठीक है। तो नीचे वाले प्लेस को अपन कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 7 वेज से, तो इसको अपन 6 वेज से, ठीक है ना। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी ट्रांसमिटेड इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा, 7 into 6 इक्वल्स टू 42। तो टोटल हम जो है 42 सिग्नल्स ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमारे पास 7 फ्लैग्स हैं, ठीक है, 2 फ्लैग अपने को एट ए टाइम यूज करने हैं, ठीक है, वन अबव द अदर। तो यहाँ पे जो नीचे वाला प्लेस है, ठीक है, तो इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं अपन, 7 वेज से, और अपर प्लेस को 6 वेज से, ठीक है। टोटल कितने तरीके से हम दोनों प्लेसेस को फिल कर सकते हैं, 42 तरीके से, ठीक है ना। और जो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग दीज 2 प्लेसेस है, उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी ट्रांसमिटेड, ओके। तो चलिए अब आप पहले इनको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारा, यूजिंग 6 डिफरेंट फ्लैग्स, ओके, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी मेड बाय यूजिंग एटलीस्ट 3 फ्लैग्स अरेंजिंग वन अबव द अदर, ओके। हमारे पास टोटल 6 डिफरेंट फ्लैग्स हैं, ठीक है ना, और हमें सिग्नल्स ट्रांसमिट करने हैं, और कम से कम 3 फ्लैग हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो कम से कम 3 का मतलब क्या हो गया कि हम एग्जैक्टली 3 फ्लैग्स भी यूज़ कर सकते हैं सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए, एग्जैक्टली 4 फ्लैग्स भी यूज़ कर सकते हैं, और 5 फ्लैग्स और 6 फ्लैग्स, ओके। तो देखिए इसका सॉल्यूशन बनाते हैं अपन। तो हमारे पास है टोटल 6 डिफरेंट फ्लैग्स, ठीक है। अब यहां पे देखो, व्हेन एग्जैक्टली 3 फ्लैग्स आर यूज्ड, ठीक है, व्हेन एग्जैक्टली 4 फ्लैग्स आर यूज्ड, ठीक है, when exactly 5 flags are used, when 6 flags are used, ठीक है। कम से कम हमें 3 फ्लैग्स यूज करने हैं। तो कम से कम 3 का मतलब क्या हुआ, 3 भी यूज कर सकते हैं हम, 4 भी यूज कर सकते हैं, और 5 और ऑल फ्लैग्स, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जब मान लो हमने 3 फ्लैग्स यूज़ किए, तो हमारे पास 3 प्लेसेज होंगे उनको फिल करने के लिए वन अबव द अदर, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से। तो यहाँ पे इसको भरने के तरीके कितने हो जाएंगे, 6, 5, 4। तो इस केस में नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स कितने ट्रांसमिट कर सकते हैं हम इस केस में, तो 6 into 5 into 4 इक्वल्स टू व्हाट, 120, क्लियर। अब देखिए व्हेन एग्जैक्टली 4 फ्लैग्स आर यूज्ड, जब आपने 4 फ्लैग यूज किए, तो देखिए यहाँ पे 6, 5,
4 3, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वेज कितने हो जाएंगे आपके 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके 360। तो इस केस में हम टोटल कितने सिग्नल्स ट्रांसमिट कर सकते हैं 360, ओके। व्हेन 5 फ्लैग्स आर यूज्ड, तो यहाँ पे हम 5 प्लेसेस बनाएंगे। तो देखिए 6 5 4 3 2, क्लियर। तो यहाँ पे कितने सिग्नल हम ट्रांसमिट कर सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ओके 720, ठीक है। अब देखिए इस केस में यहाँ पे अपन 6 प्लेसेस बनाएंगे। तो देखिए 6 5, तो इन प्लेसेस को भरने के तरीके क्या रहेंगे 6 5 4 3 2 1। तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 720, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सभी ऐड होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम इतने भी फ्लैग यूज़ कर सकते हैं और 4 फ्लैग्स भी यूज़ कर सकते हैं और 5 फ्लैग्स और ऑल 6 फ्लैग्स, ठीक है ना। और का मतलब होता है प्लस और एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। नाउ द टोटल नंबर ऑफ different signals that can be made equals to 120 plus 360 plus 720 plus 720। तो ये हो जाएगा आपका 1920, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो कम से कम 3 फ्लैग्स यूज करके हम टोटल कितने डिफरेंट सिग्नल्स बना सकते हैं 1920, क्लियर। चलिए उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं और इन डिजिट्स को हमें यूज करना है, ठीक है ना। तो टोटल कितने 3 डिजिट नंबर्स बना सकते हैं इन डिजिट्स को यूज करके, और डिजिट्स हमारे रिपीट नहीं होने चाहिए, ओके। तो देखिए 3 प्लेसेस, तो यहाँ पे 3 प्लेसेस, ये 3 प्लेसेस बनाएंगे। अब अपने को जो 3 डिजिट नंबर बनाएंगे तो ये यूनिट्स प्लेस होगा, ये टेंस प्लेस और ये 100th प्लेस होगा आपका, ठीक है। नंबर ऑफ वेज टू फिल ईच प्लेस, तो यहाँ पे अपन कितने तरीके से 5 तरीके से। जो 100th प्लेस पे जो डिजिट जाएगा अब वो फिक्स हो गया अपना, अब वो रिपीट नहीं कर सकते उसको अपन। तो अपने पास कितने बचे 4। इस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है 4, और इसके लिए कितनी है अब हमारे पास 3, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन नहीं होना चाहिए डिजिट्स का, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स that can be formed equals to 5 into 4 into 3 equals to 60। तो टोटल हम 60 नंबर्स बना सकते हैं इन डिजिट्स को यूज करके। और कितने डिजिट के नंबर होने चाहिए 3 डिजिट्स के, ओके। तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है हमारा। देयर आर 2 कैंडिडेट्स फॉर क्लासिकल, 7 for mathematical and 6 for natural science scholarship, okay। in how many ways one of these scholarship must be awarded। हमारे पास 3 टाइप्स की स्कॉलरशिप हैं, एक तो क्लासिकल साइंस, एक मैथमेटिकल साइंस में और एक नेचुरल साइंस में, ठीक है ना। अब इनमें से हमें कोई एक स्कॉलरशिप देनी है, ठीक है ना। जब कोई एक देनी है तो मैं यहाँ पे क्लासिकल साइंस में भी स्कॉलरशिप दे सकता हूँ या फिर मैथमेटिकल साइंस में और नेचुरल साइंस में, ठीक है ना। तो देखिए चलिए इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो देखो 3 स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी हैं अपनी, क्लासिकल साइंस,
मैथमेटिकल साइंस और आपका नेचुरल साइंस, ठीक है ना। उसके बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अवेलेबल, तो यहां पे कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं अपने पास? 2। अब देखो क्लासिकल साइंस स्कॉलरशिप के लिए कितने कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं? 2, ठीक है ना। मैथमेटिकल साइंस स्कॉलरशिप के लिए कितने कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं? यहाँ पे 7। और नेचुरल साइंस स्कॉलरशिप के लिए कितने कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं? 6, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है अगर मुझे क्लासिकल साइंस में स्कॉलरशिप देनी है तो मैं कितने तरीके दे सकता हूँ? 2 तरीके से, क्योंकि 2 ही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं उसके लिए। अगर मान लो मुझे मैथमेटिकल साइंस में स्कॉलरशिप देनी है तो कितने कैंडिडेट्स एलिजिबल है उसके लिए? 7, ठीक है। तो टोटल में 7 वे से उसको जो है अवॉर्ड कर सकता हूं, ठीक है। ऐसे ही नेचुरल साइंस स्कॉलरशिप के लिए कितने कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं? 6। तो नेचुरल साइंस में जो स्कॉलरशिप है वो कितने तरीके से अवॉर्ड हो सकती है? 6 वे से, ठीक है ना। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ वेज टू अवॉर्ड one of these scholarships equals to 2 + 7 + 6, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा आपका 15 वेज। यही हमारा आंसर होगा। क्लियर? चलिए उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 10 and 10,000 कैन बी फॉर्म्ड बाई यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5, ठीक है, इफ नो डिजिट इज रिपीटेड इन एनी नंबर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 10 and 10,000 के बीच में हम टोटल कितने नंबर्स बना सकते हैं इन डिजिट्स को यूज करके। क्लियर? तो चलिए जरा देखते हैं। हियर द नंबर्स lying between 10 and 10,000 will be of 2 digits, 3 digits and 4 digits। तो 10 और 10,000 के बीच में जो नंबर्स होंगे वो 2 डिजिट के हो सकते हैं, 3 के एंड 4 के, ठीक है ना। तो देखिए रिक्वायर्ड नंबर्स, तो जो हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स होंगे वो 2 डिजिट्स के भी हो सकते हैं, ठीक है, 3 डिजिट्स और आपका 4 डिजिट्स। जब वो 2 डिजिट के होंगे तो अपन क्या करेंगे? 2 प्लेसेस को फिल करेंगे, ये यूनिट्स, टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास डिजिट्स क्या है? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे इसको फिल करने के तरीके 5 और यहाँ पे 4, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो टोटल कितने नंबर्स बनेंगे यहाँ पे? 5 × 4 = 20 नंबर्स बन जाएंगे आपके। जब 3 डिजिट्स के होंगे नंबर तो हम यहाँ पे 3 प्लेसेस को फिल करेंगे, तो यूनिट्स, टेंस एंड 100, ठीक है। अपने पास डिजिट्स हैं 5, तो 5 × 4 × 3, तो यहाँ पे टोटल कितने नंबर्स बनेंगे? 60, ठीक है। जब नंबर्स हमारे 4 डिजिट्स के होंगे तो यहाँ पे अपन 4 प्लेसेस को फिल करेंगे। तो देखिए 5 × 4 3 2, इस तरीके से। तो ये हो जाएंगे आपके टोटल 120, ठीक है ना। नाउ द टोटल नंबर्स lying between 10 and 10,000 equals to what?
20 प्लस 60 प्लस 120, तो ये हो जाएंगे टोटल 200। तो ऐसे टोटल 200 नंबर्स बन सकते हैं जो 10 और 10,000 के बीच में लाई करेंगे और इन डिजिट्स को यूज़ करके अपन उनको बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द वैल्यू और वैल्यूज ऑफ टी विच सेटिस्फाई टी माइनस बॉक्स ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। ओके, वेयर दिस रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहाँ पे ये जो बॉक्स है ना, ये वाला बॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को टी की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए अपने को गिवन है टी माइनस बॉक्स ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए मॉड ऑफ साइन एक्स की जो रेंज होती है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती है। ठीक है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ओके, जब हम इसका बॉक्स लेंगे तो ये क्या वैल्यू देगा आपके लिए, 0 1। देखिए 0 से 1 में यहाँ पे 1 पे भी इक्वलिटी साइन है, 0 पे भी इक्वलिटी साइन है, तो कितने इंटीजर्स आएंगे 0 से 1 के बीच में। अब यहाँ पे 2 इंटीजर्स होंगे ना आपके, 0 और 1। ठीक है, तो जब हम इसका बॉक्स लेंगे तो अपने को कौन कौन सी इंटीजर वैल्यू मिलेंगी, यहाँ पे 0 और 1। ठीक है, तो बॉक्स ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 और 1। तो दिस इम्प्लाइज टी माइनस 0 और टी माइनस 1 फैक्टोरियल मिलेगा अपने को इधर। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज टी फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल और टी माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। क्लियर, अब अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 और इसकी हो जाएगी 120। ठीक है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब 6 को लिखते हैं अपन यहाँ पे 3 इंटू 2 और इसको अपन लिखेंगे 3 इंटू 4 इंटू 10। क्लियर, अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 9 इंटू 10, ऐसा बन जाएगा। देखिए 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 और ये 10। ठीक है, तो फाइनली ये चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा आपका 10 फैक्टोरियल। क्लियर, तो दिस इम्प्लाइज टी फैक्टोरियल इक्वल्स टू 10 फैक्टोरियल और टी माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 10 फैक्टोरियल। ठीक है ना, तो यहाँ पे कंपेयर कर देते हैं, तो t इक्वल्स टू 10 और t माइनस 1 इक्वल्स टू 10, तो दिस इम्प्लाइज t इक्वल्स टू व्हाट 11। ठीक है ना, तो दिस इम्प्लाइज t इक्वल्स टू 10, 11। तो ये दो वैल्यू यहाँ पे t की पॉसिबल है, कौन कौन सी, 10 एंड 11। क्लियर, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। शो दैट 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू n फैक्टोरियल कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी n बिलोंग्स टू कैपिटल N। मतलब ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, और यहाँ पे ये वाला n ये है, तो और n की मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे 4। ठीक है ना, ओके, तो अपने को ये शो करना है कि ये जो नंबर है अपना पूरा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो देखिए लेट इस नंबर को मैं कुछ के एज्यूम कर लेता हूँ, तो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अप टू n फैक्टोरियल। ठीक है ना, तो कम से कम इतना तो मिलेगा ही मिलेगा अपने को यहाँ पे, क्योंकि n की मिनिमम वैल्यू क्या है 4, तो अप टू कम से कम कितना रहेगा, 1 से लेके 4 फैक्टोरियल तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी नंबर्स हैं वो 10 के मल्टीपल में होंगे। ठीक है ना,
तो इनको अपन ले सकते हैं अपन 10 लैम्डा 1। और देखिए ये 1 + 2 + 6 + 24 + 10 लैम्डा 1, तो ये भी क्या हो जाएगा 30। तो 30 और यहाँ से 10 कॉमन निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 3 + 10 लैम्डा फाइनली। ठीक है, लैम्डा इज एनी नेचुरल नंबर। हियर it is clear that units digit of k be 3। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो k का जो यूनिट्स डिजिट होगा वो क्या होगा 3 होगा यहाँ पे। चलिए अब आपको पता है कि जब हम किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका जो यूनिट्स डिजिट आएगा वो 0 1 4 5 6 9 इनमें से कोई एक डिजिट आएगा। ठीक है, और यहाँ पे k का जो यूनिट्स डिजिट है वो क्या है 3। ठीक है ना, तो देखिए वी नो दैट स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर ऑलवेज एंड्स with one of the digits 0 1 4 5 6 9। ठीक है, जब भी हम किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट्स डिजिट जो होगा इनमें से कोई एक आएगा। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है नंबर पे। ओके, हियर द यूनिट्स digit of k is 3, so here k cannot be perfect square of a natural number। ठीक है, तो यहाँ पे k का जो यूनिट्स डिजिट आ रहा है वो 3 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ k यहाँ पे किसी नेचुरल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी हम किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका जो यूनिट्स डिजिट आता है वो 0 1 4 5 6 9 में से कोई एक डिजिट आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि मतलब अगर किसी नंबर का डिजिट इनमें से कोई एक दे रखा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप परफेक्ट स्क्वायर करोगे किसी नेचुरल नंबर का तो जो उसका जो यूनिट्स डिजिट आएगा इनमें से कोई एक आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, प्रूव दैट n फैक्टोरियल प्लस 1 इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and n। ठीक है, तो 2 और n के बीच में जो नेचुरल नंबर्स होंगे वो क्या होंगे 3 4 5 6 अप टू n-1 तक। ठीक है, तो चलिए जरा इसको प्रूव कर देते हैं। लेट k इक्वल्स टू n फैक्टोरियल प्लस 1। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज k इक्वल्स टू 1 × 2 × 3 अप टू n-1 × n+1। हमने इस n फैक्टोरियल को यहाँ पे ओपन कर दिया। ठीक है, अब देखिए हियर इट इज क्लियर दैट when we divide the number k by any natural number between 2 and n, we will get the remainder equals to 1. So k is not divisible by any natural number between 2 and n। ठीक है ना, तो जब हम इस k को
किसी नेचुरल नंबर से डिवाइड करेंगे जो कि 2 और n के बीच में लाई करती है, ठीक है ना। तो देखा जाए तो अपने को रिमाइंडर क्या मिलेगा उस केस में, 1 मिलेगा, ठीक है। अगर डिविजिबल होता तो रिमाइंडर क्या आता, 0, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब कोई भी नंबर 2 और n के बीच में जब इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा उस केस में, 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम k को किसी भी नेचुरल नंबर से डिवाइड करेंगे जो 2 और n के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में रिमाइंडर बनाएगा। इसका मतलब k उस नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए इस लेक्चर की कहानी अपन यहीं फिनिश करते हैं, बाकी आगे की कहानी अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।